हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शॉर्ट सीरीज़ जो आप लोगों के लिए मैं गेट एग्ज़ाम के लिए लाई थी और दैट वाज ह्यूज एक बहुत सक्सेसफुल प्रोसेस या सीरीज़ बनी थी। आप लोगों ने उसको बनाया था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पर्टिकुलर सीरीज़ से मिले थे आपके गेट के एग्ज़ाम में। आप रिव्यूज़ में भी देख सकते हो, आपके सामने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो सीरीज़। यू कैन गो बैक एंड वॉच दैट। तो ये दिस इज़ सीज़न 2.0, ओके। और इसका पर्पज़ ये है कि इस बार हम CSIR नेट, गेट, DBT, ICMR इन सारे के सारे एग्ज़ाम्स को फोकस करने वाले हैं। और जो भी इम्पॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं, मतलब वो एरिया जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली लेकर आऊँगी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पर अभी तक नहीं जुड़े हैं वो आप लोग जुड़ सकते हो। तो कुछ छोटी छोटी बातें बता देती हूँ बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट सेशन है ना, ये फर्स्ट पार्ट है इस सीरीज़ का। मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देती हूँ। सबसे पहली बात, डू नॉट स्किप दिस, ठीक है, एट एनी कॉस्ट। मतलब अगर आप अपने एग्ज़ाम देने जा रहे हो और अगर आप इस सीरीज़ के बारे में जानते हो, इस सीरीज़ को आपको स्किप नहीं करके जाना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जस्ट बिलीव, हैव फेथ इन दिस सीरीज़, ठीक है। जस्ट हैव फेथ। आई एम श्योर, मैं आपको भरोसा दिला सकती हूँ कि ये सीरीज़ आपको रिज़ल्ट देगी, ये आपको फ्रूट्स देगी। जब आपका रिज़ल्ट आएगा, जब आपका एग्ज़ाम निकलेगा, आप खुद मुझे आके यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना मदद किया इस सीरीज़ ने आपका, ठीक है। थर्ड पॉइंट, रेगुलरली देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह सच में कर लीजिएगा अपने आप से, है ना, क्योंकि रेगुलरली वीडियोज़ आने वाली हैं तो देखना है, उनको स्किप नहीं करके देखना है, ठीक है। तो डू नॉट स्किप एट ऑल, मतलब स्किप करके नहीं देखना है। ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, हाँ, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए @dgoswami6 एंड @bio_DG आर्मी। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं सारे अपडेट्स देती हूँ। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट मिलता है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। रेगुलर डेली बेसिस पे कई क्विज़ेज़ होते हैं, ठीक है। और अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन कौन से लाइगेंड हैं जो कि GPCR के थ्रू एक्ट करते हैं, ठीक है। काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है, उनके टाइप पूछा गया है इनमें से कौन अमीन नहीं है, या कौन कौन से नाम ही पूछ ले 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन नहीं होगा, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, ओके। सबसे पहले बात करते हैं अमीन्स के बारे में, ठीक है। अमीन्स, एसिटाइलकोलिन, डोपामीन, एपिनेफ्रिन, हिस्टामीन, सेरोटोनिन। तो ये सब अमीन्स है जो कि GPCR के थ्रू एक्ट करते हैं, मतलब GPCR इन सभी के लिए एक रिसेप्टर की तरह वर्क करता है, ठीक है। देन कम्स पेप्टाइड्स, एंजियोटेंसिन, बॉम्बेंसिन, ब्रेडिकाइनिन, कीमोकाइन, कोलिसिस्टोकाइनिन। ये आपके लिए these are all peptides and these act through GPCR, ठीक है। देन पेप्टाइड्स में ही आपकी कंटिन्यूएशन है, ये भी आपके पेप्टाइड का ही टाइप है। सो एंडोथिलिन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इंटरल्यूकिन 8, मेलानोकॉर्टिन, न्यूरोपेप्टाइड Y, न्यूरोटेंसिन, ऑरेक्सिन, सोमैटोस्टेटिन, टेकीकाइनिन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और यूरोटेंसिन 2, ठीक है। तो ये सारे के सारे दीज आर ऑल पेप्टाइड्स एंड दे एक्ट थ्रू GPCR। देन प्रोटीन हार्मोन्स, FSH फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन, ल्यूट्रोफिन, कोरियो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन एंड थायरोट्रोपिन। अगेन ये सारे के सारे प्रोटीन हार्मोन एक्ट थ्रू GPCR। प्रोस्टेनॉइड्स, प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, ठीक है। ये तीनों भी आपके उसकी मदद से काम करते हैं। देन कैनाबिनॉइड्स, लाइसोस्फिंगोलिपिड्स, मेलाटोनिन, ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई, ओपियोइड्स, रोडोप्सिन। अगेन दीज आर ऑल आपका एक्ट एज एन लाइगेंड फॉर GPCR, ठीक है। तो आप लोगों से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से कौन है, नाम पता होना चाहिए सारी, कौन कौन सी कैटेगरी में फॉल होता है, कौन GPCR के थ्रू एक्ट करता है, कौन नहीं करता, ठीक है। चलिए अब इसी कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं विच इज़ GPCR से रिलेटेड जो पाथवे है, विच इज़ आपका विजन पाथवे, ठीक है। विजन पाथवे, इसको कि फोटो ट्रांसडक्शन पाथवे भी बोला जाता है ना।
रोडोप्सिन पाथवे भी कई बार इसको बोल देते हैं। तो बात शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि देखिए, अगर हमको विजन मतलब चाहिए, अगर दिन में लाइट है, सब कुछ है, तब हमें बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। नाइट में एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। रोडोप्सिन जो है वो एक आपका मैं बोल सकती हूँ कि रिसेप्टर की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ पे एक पिगमेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है ऑप्सिन। जब लाइट इस पिगमेंट मॉलिक्यूल पे पड़ती है तो उसका कॉन्फॉर्मेशन चेंज होता है 11 सिस टू 11 ट्रांस। ठीक है, जब कॉन्फॉर्मेशन चेंज होता है उसके कारण आपका जो ये पिगमेंट है उससे जुड़ी हुई प्रोटीन्स कन्वर्ट होती हैं, अकॉर्डिंगली फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। तो लेट्स लुक एट द प्रोसेस। ये आप देखोगे रॉड सेल है। कौन सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर आपको दिखाने के लिए, और रॉड सेल्स आपको विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, सब फर्स्ट पॉइंट, लाइट एब्जॉर्प्शन कन्वर्ट्स 11 सिस रेटिनल टू ऑल ट्रांस रेटिनल। जैसे कि मैंने बताया, सिस से ट्रांस में कन्वर्जन होता है किसका, जो आपका पिगमेंट मॉलिक्यूल है उसका। ठीक है, जिसके कारण जो रिसेप्टर जिससे ये बाइंड किया हुआ है रोडोप्सिन वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्टिवेटेड रोडोप्सिन। अब जब इस पे पिगमेंट पे आया, इसका कन्वर्जन हुआ, कन्वर्जन के कारण रोडोप्सिन जो आपका रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हुआ। जब वो एक्टिवेट होगा तो वो अपने से जुड़ी हुई जो जी प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करता है। तो एक्टिवेटेड रोडोप्सिन क्या करता है, जीडीपी की जगह वहाँ पे जीटीपी जो है वो ऐड कर देता है आपके जी प्रोटीन के अल्फा सब यूनिट से। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे उसके बाद में, और इस जगह पे मतलब विजन पाथवे में जो जी प्रोटीन है उसको बोला जाता है ट्रांसड्यूसिन। ट्रांसड्यूसिन, ठीक है, कभी कभी इसको हम जीटी के नाम से भी पढ़ते हैं। ओके, जब ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट हो जाती है, कब एक्टिवेट होती है, जब वो जीटीपी से बाइंड की हुई है ना, तब वो डिसोसिएट हो जाती है। मतलब जब उसकी 3 सब यूनिट है अल्फ़ा बीटा गामा वो अलग अलग हो जाती है। आप यहाँ पे देखोगे बीटा गामा अल्फ़ा एक साथ प्रेजेंट है। ठीक है, जब जीडीपी से जुड़ी हुई है, फिर जब जीटीपी आया इसकी जगह, जीडीपी निकल गया यहाँ से, तो अब अल्फ़ा अलग हो गया और ये अलग अपना जीटीपी से बाइंड किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे ये क्या करता है, ये जो CGMP फॉस्फोडाइएस्टेरेज जो कि डाउनस्ट्रीम एंजाइम है, ये उसको एक्टिवेट कर देता है। तो जब ये एंजाइम एक्टिवेट होता है फॉस्फोडाइएस्टेरेज, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि फॉस्फोडाइएस्टेरेज, एक होता है साइक्लेज, जो कि जैसे अगर कभी भी साइक्लेज आप नाम पढ़ोगे, एडिनाइल साइक्लेज, गोनाइलिल साइक्लेज एटसेट्रा, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो ATP को CAMP में, GTP को CGMP में कन्वर्ट कर रहे होंगे। मतलब उनका साइक्लाइजेशन करवा रहे हैं। जो C है इट स्टैंड्स फॉर साइक्लिक फॉर्म। ठीक है, जब साइक्लाइजेशन को तोड़ा जाता है तो हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं उसको नॉर्मल फॉर्म। अब 2 एंजाइम आपके सामने होते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा समझा देती हूँ। एक होता है साइक्लेज एंजाइम और एक होता है फॉस्फोडाइएस्टेरेज एंजाइम। साइक्लेज का काम होता है ATP को या GTP को CAMP और CGMP में कन्वर्ट करने का। वहीं पे ये जो PDE है फॉस्फोडाइएस्टेरेज एंजाइम, इसका काम होता है इस साइक्लाइजेशन को ब्रेक करने का। तो ये क्या करेगा, ये इसको AMP और GMP में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये रोल है इन 2 एंजाइम्स का। साइक्लेज में एडिनाइलिल गोनाइलिल दोनों में से कोई भी हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। क्या होता है यहाँ पे, जब PDE आपका एक्टिवेट हुआ तो ये CGMP को कन्वर्ट कर देगा GMP में। आप यहाँ देख पा रहे होगे, दिस इज CGMP और ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, GMP में। ठीक है, ये कब हो रहा है पूरा प्रोसेस, जब लाइट प्रेजेंट है, जब आपका लाइट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जब एक्टिवेट हुआ, इसके कारण नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि केटायन चैनल्स जो होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि वो ओपन हो रही थी CGMP की प्रेजेंस के कारण, है ना। यहाँ पे आप देखोगे CGMP वॉज एक्टिंग एज अ लाइगेंड फॉर दिस चैनल, इस चैनल को ओपन करने के लिए। जब CGMP ही एब्सेंट है तो ये चैनल बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो जो आयंस बाहर से अंदर आ रहे थे नॉर्मल सिचुएशन में वो नहीं आ पाएंगे, तो मेम्ब्रेन जो है उसका हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये सिग्नल ब्रेन तक जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में
continued efflux of calcium through the sodium calcium exchanger reduces cytosolic calcium। और यहाँ सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर जो है उसके कारण कैल्शियम जो मतलब अंदर आ नहीं पा रहे, लेकिन जो एफ्लक्स हो रहा है उसके कारण जो साइटोसोलिक कैल्शियम है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। रिडक्शन ऑफ कैल्शियम, जब कैल्शियम का रिडक्शन होता है उसके कारण ग्वानाइलिल साइक्लेज आपका एक्टिवेट होता है। और ग्वानाइलिल साइक्लेज क्या करता है कि पीडीई ने जो काम किया था उसका उल्टा काम कर रहा है, मतलब कि वापस से ये जीटीपी से सीजीएमपी बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि ये लाइट में प्रोसेस हो रहा है, लाइट में प्रोसेस होके यहाँ पे आपका जो ये बंद हो जाता है, अंदर सीजीएमपी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, उसके कारण अल्टीमेटली जो कंपोनेंट आपको मिल रहा था विच वाज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, उसके कारण एक न्यूरोट्रांसमीटर आपको नहीं मिल पाता। ठीक है, क्योंकि लाइट में हमको चाहिए भी नहीं वो, तो दैट इज़ वाई वी आर नॉट गेटिंग दैट। लेकिन जब हम बात करते हैं ये आपका एक्साइटेशन फेज़ है, जब लाइट मिल रही, ये आपका रिकवरी और अडेप्टेशन वाला फेज़ है। जैसे आप कभी एकदम लाइट से अंधेरे की तरफ जाते हो, अंधेरे रूम में, तो यू टेक सम टाइम, कुछ समय लगता है आपको वो देखने के लिए। ठीक है, तो वही बात आपसे की जा रही है कि यहाँ पे क्या होगा कि रिडक्शन के कारण जो कैल्शियम में कमी आई है अमाउंट में, उसके कारण जो ग्वानाइलिल साइक्लेज एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो पीडीई को ही इनहिबिट करता है। आपको मैंने पीछे काम बताया था, आपको पता है दोनों का काम एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, नाउ सीजीएमपी राइजेस टुवर्ड्स डार्क लेवल रीओपनिंग। अब ये बढ़ता है सीजीएमपी का लेवल, जब इसका लेवल बढ़ेगा तो ये जाके चैनल से बाइंड करेगा, उस लाइगेंड का काम करेगा और ये आपके इन जो चैनल्स हैं उनको ओपन कर देगा, जिससे कि आपका जो पोलराइजेशन है, जो पोटेंशियल है उस मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो आपका मतलब आपका प्री स्टिमुलस लेवल पे पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और एंजाइम का नाम होता है रोडोप्सिन काइनेज। रोडोप्सिन काइनेज क्या करता है कि जो ब्लीच्ड रोडोप्सिन है, मतलब कि रोडोप्सिन को फॉस्फोराइलेट कर देता है। ठीक है, और कैल्शियम इस रिएक्शन को स्टिम्युलेट करता है। फिर आती है एक और प्रोटीन अरेस्टिन। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये आपके रोडोप्सिन के जो फॉस्फोराइलेटेड कार्बोक्सिल टर्मिनस है, मतलब ऐसा समझ लो आप कि रोडोप्सिन एक जो आपका रिसेप्टर था। ठीक है, रोडोप्सिन वॉज योर रिसेप्टर। सो मान लीजिए रोडोप्सिन रिसेप्टर है और इस पर आप अगर इसका ये नॉर्मल स्टेट में, अभी इस पर फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये नॉर्मली एक्ट कर रहा है। एक्ट करने के बाद जो जी प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो रही है एंड अकॉर्डिंगली फिर पीडीई वगैरह एक्टिवेट हो रहे हैं, फिर जो सीजीएमपी का लेवल है वो कम हो रहा है एंड देन फाइनली आपका जो मैं बोल सकती हूँ कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका रिलीज़ नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने रोडोप्सिन को फॉस्फोराइलेट कर दिया तो वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डीएक्टिवेटेड वाली कंडीशन में आ जाएगा एक हद तक, और फिर वहाँ से आके बाइंड करती है एक प्रोटीन जिसका नाम होता है अरेस्टिन। तो बेसिकली उसको अरेस्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, उस फेज़ में उसको हम अरेस्ट करें। नाउ ओके, अब क्या होगा कि अरेस्टिन अब इस फॉस्फोराइलेटेड रोडोप्सिन से बाइंड कर जाती है, उसके कारण वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका रिसेप्टर था वो इनएक्टिवेट हो चुका है। अब जब जो रिसेप्टर है वो ही इनएक्टिवेट हो जाएगा तो डाउनस्ट्रीम पूरा प्रोसेस नहीं होगा और जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका सिक्रीशन होना शुरू हो जाएगा। व्हाट द पॉइंट। नेक्स्ट, स्लोली अरेस्टिन जो है वो डिसोसिएट करता है रोडोप्सिन उसका डीफॉस्फोराइलेशन होता है एंड ऑल ट्रांस रेटिनल इज रिप्लेस्ड विद 11 सिस रेटिनल। रोडोप्सिन इज रेडी फॉर अनदर फोटो ट्रांसडक्शन साइकिल। तो ये पूरा का पूरा साइकिल होता है जो कि काम करता है दिन में और रात में, इसके कारण आप देख पाते हो। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार सेक्शन सी और बी दोनों में ही इस पाथवे से क्वेश्चंस आए हैं, इनफैक्ट आपके बाकी के एग्जाम्स पे भी। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडेज़ लेक्चर। काफ़ी लंबा हो जाएगा वरना, तो मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था बहुत लंबा नहीं रखेंगे, छोटा रखेंगे। पसंद आए हो तो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी, उनको जो भी तैयारी करें उनके साथ शेयर कीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। पसंद आए तो कमेंट में फीडबैक मुझे दीजिए कि कैसा लगा आप और कौन कौन से चार्ट्स चाहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो बताइए।
कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गलती से मुझसे ना मिस हो जाए। तो मैं आपसे भी पूछ रही हूँ कौन कौन से टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है, जिस पे आप मुझसे चाहते हो कि मैं चार्ट बना के आपको दूँ। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल शेयर दैट विद यू एज वेल, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। टेक केयर एवरीवन, ख्याल रखिए, खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन कीजिए। बाय बाय।